हम्म तो आज एक बड़ी दिलचस्प खबर पर बात करते हैं। आजकल ये काफी चर्चा में है। नाटो ने भारत जैसे देशों को एक तरह की चेतावनी दी है रूस के साथ व्यापार को लेकर। हमारे पास एक लेख है जिसमें नाटो के जो नए प्रमुख है मार्क रूटे, उनके कुछ काफी सख्त बयान है, खास तौर पे ये सेकेंडरी प्रतिबंधों वाली धमकी। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, ये चेतावनी आई क्यों है और खासकर भारत के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं। और बात यहाँ थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ऐसा सुनने में आया है कि मार्क रूटे ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के बाद मतलब खास तौर पर भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया। कहा कि भाई आप लोग रूस पर दबाव डालिए ताकि पुतिन बातचीत को तैयार हो, और अगर ये देश रूस से व्यापार करते रहे तो उन पर सीधे सीधे 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लग सकते हैं। ये तो काफी सीधी धमकी लग रही है। बिल्कुल सीधी धमकी है ये। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सेकेंडरी प्रतिबंध ये होते क्या है आखिर। असल में इसका मतलब ये है कि अमेरिका या यूरोपियन यूनियन सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि उन तीसरे देशों जैसे भारत हो गया, उनकी कंपनियों पर या संस्थाओं पर भी पाबंदी लगा सकते हैं जो रूस के साथ बिजनेस कर रही हैं। अच्छा, मकसद साफ है, रूस को आर्थिक तौर पर दुनिया से अलग थलग कर देना, आइसोलेट कर देना। हाँ, आइसोलेट करना, उसके लिए बिजनेस करना मुश्किल बना देना बेसिकली। लेकिन ये लेख एक और बड़ी मजेदार या कह लीजिए अजीब सी बात की तरफ भी इशारा कर रहा है। कुछ लोग इसे दोहरी नीति कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो ये देश मतलब नाटो देश भारत जैसों को धमका रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने खुद पिछले साल 2023 में रूस से करीब 22 अरब यूरो की एनर्जी खरीदी। हाँ, 22 अरब यूरो बहुत बड़ा अमाउंट है ये रकम तो उन्होंने जितनी मदद यूक्रेन को दी उससे भी ज्यादा है, और वो खुद ये मान रहे हैं कि 2027 तक रूस से तेल लेते रहेंगे। हाँ, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, सिर्फ तेल ही नहीं, कोयला, खाद और भी सामान खरीद रहे हैं। तो ये थोड़ा अजीब नहीं है? यही तो इस मामले की सबसे बड़ी गुत्थी है। इसे आप पाखंड कहें या शायद मजबूरी, ये दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन कितने पेचीदा होते हैं, खासकर जब बात एनर्जी सिक्योरिटी की आती है। यूरोप की अपनी जरूरतें हैं, वो रूस पर काफी हद तक निर्भर है अपनी एनर्जी के लिए। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब आप खुद व्यापार बंद नहीं कर पा रहे तो दूसरों पर इतना प्रेशर क्यों? लेख में पत्रकार पलकी शर्मा की एक टिप्पणी का भी जिक्र है। वो कहती हैं कि इस दबाव के पीछे शायद अमेरिका के आने वाले चुनावों का भी हाथ हो सकता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ट्रंप और बाइडेन की जो यूक्रेन नीति है उसमें फर्क है, तो हो सकता है उसका भी एक एंगल हो। अमेरिका की बात, अब भारत पर आते हैं। लेख के मुताबिक भारत ने इस पूरे रूस यूक्रेन मामले में हम सब जानते हैं एक तरह से तटस्थता का रास्ता अपनाया है, न्यूट्रल रहा है। भारत रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे दोनों देशों का व्यापार भी बढ़ा है। और भारत का स्टैंड हमेशा से यही रहा है कि भाई लड़ाई का हल दबाव से नहीं, बातचीत से, डिप्लोमेसी से निकलना चाहिए। बिल्कुल। वैसे इस ताजा चेतावनी पर भारत सरकार ने अभी तक खुलकर कुछ कहा तो नहीं है। देखिए, ये स्थिति भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए मतलब अपनी विदेश नीति खुद तय करने की जो आजादी है उसके लिए एक बड़ी परीक्षा है, आप कह सकते हैं। भारत के रूस के साथ पुराने ऐतिहासिक रिश्ते हैं, डिफेंस के रिश्ते हैं, एनर्जी के हैं। हाँ, काफी पुराने। दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी उसके जो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उसे इन दोनों के बीच एक बहुत ही मतलब नाजुक बैलेंस बनाना होगा। सही बात है। ये दबाव भारत को जाहिर मुश्किल में डालता है कि वो अपने हितों को कैसे सेफ रखे। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एक तरफ तो नाटो का प्रेशर है, प्रतिबंधों का डर है, दूसरी तरफ भारत के अपने राष्ट्रीय हित हैं, रूस के साथ उसके संबंध हैं, और इन सब के बीच यूरोप की अपनी एनर्जी जरूरतें और रूस के साथ उसका जो ना खत्म होने वाला व्यापार है। काफी उलझा हुआ मामला नजर आता है ये। तो फिर इसका मतलब क्या समझे? साफ है कि भारत के सामने अपनी आर्थिक जरूरतों, अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों और सबसे जरूरी अपनी रणनीतिक आजादी यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। उसे पश्चिमी देशों के दबाव और अपने राष्ट्रीय हितों के बीच एक बहुत महीन रस्सी पर चलना होगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। जिस तरह की ये जटिलताएं हैं और ये जो कथित दोहरे मापदंड दिख रहे हैं, क्या इस तरह का जो बाहरी दबाव है वो लंबे समय में ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके लिए रणनीतिक स्वायत्तता के विचार को ही कमजोर कर देगा? क्या आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में
किसी देश के लिए पूरी तरह से न्यूट्रल रह पाना वाकई में मतलब लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ये सवाल सोचने लायक है।